ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो है लाइनक्स। लाइनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसको एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते। लाइनक्स इज अ कर्नल, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे वर्क होता है, इसलिए बाकी सब लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंसिडर करते हैं। लाइनक्स ये जो आपका अपनी विंडोज होती है, एप्पल है, उसकी तरह ही ये एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी उस वो ऑपरेट कैसे करती है, क्या करती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक्चुअली इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो उसका कुछ थोड़ा हिस्ट्री है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ 5 मिनट, बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1964 में क्या हुआ, एक 5 लोगों का ग्रुप था। 1964 में 5 लोगों का ग्रुप था। उन 5 लोगों को एक बेल लैब में सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। वो था न्यू जर्सी में, बेल लैबोरेटरी करके की सॉफ्टवेयर था, वो डेवलप करना था, वो था न्यू जर्सी में। तो वो सॉफ्टवेयर में था क्या कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे कि जिसमें मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सके, मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो तो उसके ऊपर उन्होंने लगभग 5 साल काम किया। तो 1969 तक उन्होंने काम किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कुछ बना नहीं। तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर को विड्रॉ कर लिया, मतलब छोड़ दिया कि अभी इसमें कुछ काम होता नहीं है, तो हम ये सॉफ्टवेयर को छोड़ देते। तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर को छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को छोड़ देने के बाद उन 5 में से 2 मेंबर थे, वो थे डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। ये 2 मेंबर थे। ये 2 मेंबर ने क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इस पे ऊपर वर्क करें। तो उन्होंने ये यही सॉफ्टवेयर को जो उन्होंने छोड़ दिया था उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो वर्क करना स्टार्ट करने के बाद उन्होंने यूनिक्स करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस, ये उसका फुल फॉर्म है। बाद में यही यूनिक्स यूनिक्स करके इंप्लीमेंट हो गया, मतलब यूएनआई एक्स सी एक्स की जगह पे एक्स डाल दिया, तो वो यूनिक्स बन गया। ठीक है, तो ये हुआ। और यूनिक्स का यूनिक्स 6 करके एक 1975 में वर्जन एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था। 1975 में यूनिक्स 6 करके एक वर्जन बहुत पॉपुलर हुआ था। तो हम एक्चुअली में देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं कैसे। एक मुझे पेंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 1975 में यूनिक्स का वर्जन तो फेमस हो गया। बाद में फिर क्या हुआ, यूनिक्स यूनिक्स बनाने के लिए उसका कोडिंग था। ने बनाया, उसका सोर्स कोड वो फ्री था। मतलब अगर आप नेट पे जाओगे, देखोगे यूनिक्स का सोर्स कोड डाउनलोड करोगे और आप उसमें कुछ अपडेट करोगे, तो आप लोग खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो ऐसे। तो उसका सोर्स कोड फ्री था। तो कंपनी ने क्या किया फिर, तो बाकी कंपनी ने क्या किया, तो यूनिक्स का सोर्स कोड लिया और उसका एक अपना कुछ इन्वेंट करके खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, तो आईबीएम आईबीएम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना ARX करके। देन नेक्स्ट वन सन सोलारिस था, तो सन का एक हो गया सोलारिस करके। दो नेक्स्ट वन एप्पल का मैक हो गया, एप्पल वालों ने मैक बनाया, ये ओएस बन गया, उसका ओएस बन गया। देन एचपी वालों ने भी यूएक्स बना दिया, और बाद में बना है लाइनक्स।
तो लिनक्स ये क्या है, यूनिक्स का एक फ्लेवर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सबको फ्लेवर बोलते हैं, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, इसको बोलते हैं फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, इसको बोलते हैं फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। तो यूनिक्स की ये क्या है, फ्लेवर्स है। यूनिक्स के क्या है, फ्लेवर्स है। फ्लेवर्स मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईबीएम वालों ने यूनिक्स का सोर्स कोड लिया और उसमें खुद का कुछ एडवांस, खुद का कुछ अपडेशन करके एक एआईएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो वो फ्लेवर हो गया। सन वालों ने यूनिक्स का कोड लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, उसमें कुछ अपडेशन किया और सोलारिस पब्लिश कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो एक फ्लेवर हो गया, सेकंड फ्लेवर हो गया। एप्पल का ये मैक ओएस हो गया, एचपी का यूएस हो गया, लिनक्स, तो ये फ्लेवर्स हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए, फ्लेवर्स हो गए। उसमें से अभी क्या हो गया, उसमें से अभी लिनक्स, उसमें से अभी लिनक्स, अभी लिनक्स में क्या हुआ कि लिनक्स ये तो बन गया, ये फ्लेवर तो बन गया, फिर लोग लिनक्स के भी सोर्स कोड फ्री था, लिनक्स का भी क्या सोर्स कोड फ्री था, तो फिर भी लोगों ने और क्या, कंपनी ने क्या किया कि और खुद का लिनक्स का सोर्स कोड कॉपी करके खुद का और फ्लेवर्स के बनाने लगे। तो पहला बना फिर रेड हैट, RHEL, रेड हैट, ये इसका सर्टिफिकेशन भी होता है लिनक्स का। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा, नेक्स्ट है फेडोरा। देन नेक्स्ट वन है डेबियन, नेक्स्ट है अदर्स। अभी अदर्स में क्या है, तो फर्स्ट आता है उबंटू, अदर्स में आता है फर्स्ट उबंटू। नेक्स्ट है सेंट ओएस एंड नेक्स्ट है अमेजॉन लिनक्स। नेक्स्ट है अमेजॉन लिनक्स। तो ये फ्लेवर्स बन गए, ये क्या बन गए, लिनक्स के फ्लेवर बन गए। तो उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से हम लोग अमेजॉन लिनक्स क्या है यूज करने वाले हैं। तो अब ये लिनक्स कैसे बन गया, कैसे आ गया, ये तो आपको पता चला। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली लिनक्स है क्या वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। Linux is a family of open source Unix operating system based on the Linux kernel. इसका बेस तो कर्नल ही है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, लेकिन लिनक्स इज अ कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ये रिलीज हुआ 17 सितंबर 1991 बाय लिनक्स टॉरवल ने, इसने इसने लॉन्च किया पहली बार। तो इसने कैसे किया कि सबके पास ये लिनक्स टॉरवल ये स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट को क्या है एक जो एक अलग से खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना था, ये लॉन्च करना था। लेकिन अभी जो RDFL है, फेडोरा है, ये सब कुछ इनके पास क्या था, इनके पास से अगर मैं वो कंपनी से सोर्स कोड लेता तो बहुत महंगा होता क्योंकि वो फ्री नहीं था। तो उसने क्या किया, $5,000 में एक स्टूडेंट ने वो परचेस किया और उसमें अपडेट करके ये लिनक्स का सॉफ्टवेयर बनाया। तो उसका मोटो क्या था, उसने तो परचेस किया लेकिन वो बाकी सब लोग ये फ्रीवेयर या सोर्स कोड यूज करे और उसमें R&D करे, इसलिए ये इसने लिनक्स का सोर्स कोड एक फ्री में डाल दिया। तो इसका जस्ट नॉर्मल हिस्ट्री, इसका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट। तो कर्नल, अभी कर्नल क्या होता है, कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कर्नल ये क्या है, प्रोग्राम है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्नल इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, फिर कोर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन सिस्टम। मतलब क्या, आपके सिस्टम में पूरा कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोलिंग पार्ट जो कोई भी होगा वो कर्नल के थ्रू होगा। जैसे कि अगर नीचे डायग्राम बताई है, सीपीयू मैनेज हो रहा है कर्नल के थ्रू, मेमोरी मैनेज हो रहा है कर्नल के थ्रू, डिस्क मैनेज हो रहा है कर्नल के थ्रू एंड डिवाइसेस मैनेज हो रहे हैं कर्नल के थ्रू, सॉफ्टवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस भी मैनेज हो रहे हैं कर्नल के थ्रू। अगर आप लोग लिनक्स यूज कर रहे हो और यूजर ने कुछ एक्सेस किया, रिक्वेस्ट किया, इनपुट किया, तो वो यूजर का कम्युनिकेशन डायरेक्टली होता है कर्नल के साथ।
और कर्नल फिर क्या करता है, हैंडल करता है। इसलिए लिनक्स को लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देखेंगे आगे हम लोग। तो अभी लिनक्स और विंडोज में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। लिनक्स का ऑब्वियसली लिनक्स का जो सोर्स कोड है वो फ्री है, फ्री सोर्स कोड, ओपन सोर्स, वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। द नेक्स्ट वन, लिनक्स ये सिक्योर लैंग्वेज है, इसमें वायरस वायरस एडिट पेडिट, द नेक्स्ट वन अटैक अटैक ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए 90% कंपनी में लिनक्स और यूबंटू ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, विंडोज नहीं। देन नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। इसका जो अपडेट है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने उसके लिए। ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग इट वेरीज, मतलब क्या, यहाँ पे एक मशीन पे, एक लिनक्स ओएस पे मल्टी यूजर एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज ये लिनक्स का है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लेवर्स आर अवेलेबल, इसके अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लिनक्स का एक फ्लेवर है उबंटू, उबंटू हम लोग यूज करेंगे, तो उबंटू एक फ्लेवर है लिनक्स का। तो ऐसे मल्टीपल फ्लेवर्स पे आप लोग वर्क कर सकते हो। तो भी विंडोज के क्या डिफरेंसेस क्या है, तो सोर्स कोड इज नॉट फ्री फॉर ओपन टू ऑल। इसका सोर्स कोड फ्री नहीं है, इसका सोर्स कोड फ्री नहीं, विंडोज का सोर्स कोड फ्री नहीं है, हमें वो परचेस करनी पड़ती है। अगर आप इमेज कॉपी भी डाल दोगे विंडोज की आपके मशीन पे, तो वो एक पायरेटेड कॉपी बनती है, वो लाइसेंस या वर्जन नहीं बनती है, वो पायरेटेड ही उसको बोलते हैं, उसको फिर परचेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली विंडोज नॉट सिक्योर है, ये कोई भी इसको हैंडल कर सकते, क्योंकि ये यूजर इंटरफेस के थ्रू होता है, जो भी हम लोग एक्सेस करते हैं वो क्या होता है, यूजर इंटरफेस के थ्रू एक्सेस होता है। देन नेक्स्ट वन, नॉट लाइट वेट, ये लाइट वेट नहीं है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन बहुत यूजर इंटरफेस से आपको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, फिर वो बाद में ओएस में डालेगा, फिर वो कर्नल के पास जाएगा, ऐसे। लेकिन लिनक्स में कैसा होता है, डायरेक्टली इंटरफेस, योर इंटरफेस बिटवीन और डायरेक्टली इंटरफेस टू द कर्नल। आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, कर्नल के साथ, और कर्नल फिर वहां से ऑपरेशन ऑपरेट स्टार्ट करता है। और इसमें ऑब्वियसली इसमें मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंगल यूजर है, सिंगल यूजर ही वर्क होता है, ये आपको पता है क्योंकि विंडोज आपने भी यूज किया है। देन ये आर्किटेक्चर है लाइनेक्स का, जैसे कि हार्डवेयर मिडल वाला सर्कल आप देखोगे, ये आपका हार्डवेयर है, जैसे कि आप सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, जो कुछ भी हार्डवेयर जो लगते हैं एक पीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर बिल्डअप करने के लिए, वो सारे हार्डवेयर, ये आपका फर्स्ट सर्कल हो गया। हार्डवेयर का कम्युनिकेशन होता है कर्नल के साथ, हार्डवेयर का कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, कर्नल के साथ। और कर्नल को एक्सेस करने के लिए एक मीडिएटर लगता है, वो है शेल, वो है शेल। शेल के थ्रू क्या होता है, कर्नल के साथ हम लोग एक्सेस या कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हम बाद में क्या होता है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करेगा, यूज करेगा, एक्सेस करेगा, उसके जो भी कम्युनिकेशन होगा वो शेल के थ्रू कर्नल के पास चला जाएगा, और कर्नल के थ्रू डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो आपका सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, तो अभी कर्नल या ओएस, अगर ये कर्नल ओएस नहीं है, अगर ये लिनक्स ओएस नहीं है, तो लिनक्स ओएस नहीं है, लिनक्स ये कर्नल है, तो ओएस क्यों उसको बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना, स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग कैसे बना, तो एक कर्नल प्लस नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, कर्नल प्लस नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू ओएस। मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उसके पास पहले कर्नल हुआ, प्लस उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर थे वो बने, ये दोनों को मिलाने के बाद ही वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, ऐसे। ठीक है, ये फ्लेवर से, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास जीयूआई लगता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो विंडोज में हम लोग एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं जीयूआई। और सीएलएस से भी हम लोग विंडोज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स जीयूआई से एक्सेस नहीं होती है, उसको डायरेक्टली सीएलएस से एक्सेस करना पड़ता है। जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, ब्लैक स्क्रीन कमांड प्रॉम्प्ट, वहां से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स को एक्सेस करते हैं। लिनक्स में जीयूआई ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स में।
फ्लेवर तो हमने वैसे भी देख लिया है। अभी दो स्ट्रक्चर है, लिनक्स का एक स्ट्रक्चर है और विंडोज का स्ट्रक्चर है। दोनों में मिडल पार्ट तो हार्डवेयर कॉमन है, क्योंकि पीसी को जनरेट बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए दोनों में कॉमन हार्डवेयर लगता है। ऐसा नहीं है कि लिनक्स में ये हार्डवेयर लगेगा और विंडोज में ये हार्डवेयर नहीं लगेगा, पीसी तो दोनों में सेम ही बनेगा। तो हार्डवेयर पार्ट तो दोनों में कॉमन आ गया। देन नेक्स्ट वन, लिनक्स में कैसे ओएस स्लैश कर्नल, मतलब कर्नल ही हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। विंडोज में ऐसा डायरेक्टली ओएस ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट वन, कर्नल को इसमें एक्सेस करने के लिए शेल होता है, शेल के थ्रू हम लोग कर्नल को एक्सेस करते हैं। और विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक यूजर ऑफ इंटरफेस, जीयूआई और शेल दोनों के थ्रू हम लोग ओएस को एक्सेस करते हैं। जैसे कि नीचे मैंने बताया है, विंडोज को एक्सेस करने के लिए यूजर जीयूआई के पास जाएगा, बाद में शेल के पास जाएगा और बाद में ओएस के पास जाएगा। और लिनक्स में यूजर जाएगा पहले शेल के पास और बाद में ओएस के पास, मतलब कर्नल के पास। ये दो स्टेप में इसका काम हो रहा है। लिनक्स का क्या है, दो स्टेप में काम हो रहा है, इसलिए ये लाइट वेट है, इसलिए इजी है, इसलिए ये सिंपलेस्ट है, इसलिए मल्टीटास्किंग है, इसलिए सिक्योर है, इसीलिए और फास्ट है। कंपेयर टू विंडोज से लिनक्स क्या है, फास्ट है। आप इजीली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, आप इजीली अपडेशन कर सकते हो, और आप इजीली उसके जो भी कॉपी पेस्ट कुछ भी ऑपरेशन हो आप इजीली कर सकते हो। ये उसका फास्टिंग है कंपेयर टू विंडोज। देन नेक्स्ट वन, अभी हम लोग विंडोज बनाने, आपको विंडोज एक्सेस, आप लोग विंडोज को एक्सेस करते हैं और हमें लिनक्स को एक्सेस करना है। तो मेजोरिटी ऑफ दोनों में के प्रोनाउंसिएशन हो या फिर कीवर्ड्स में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि विंडोज में फोल्डर्स होते हैं, हमने कल देखा, हमने लोकल डिस्क सी में ये इनिट पब का फोल्डर होता है, बाद में वो ओपन करने के बाद www रूट का एक फोल्डर था, वो फोल्डर्स। तो वैसे ही फोल्डर्स लिनक्स में भी होते हैं, लेकिन लिनक्स में वो फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोलते हैं। समझे क्या? विंडोज में जैसे हमने कल देखा, लोकल डिस्क सी में इनिट पब करके एक फोल्डर था, वो डबल क्लिक करने के बाद www रूट करके एक फोल्डर था। तो वैसे फोल्डर लिनक्स लिनक्स में भी होते हैं, लेकिन लिनक्स में जो फोल्डर्स होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। तो अब से, आज से हम लिनक्स जब यूज करेंगे तब उसमें बोलेंगे कि क्रिएट अ फोल्डर, तो वहां पे फोल्डर नहीं, वहां पे डायरेक्टरी बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे चलो एक डायरेक्टरी बनाओ, चलो दो दो डायरेक्टरी में वो डेटा रख दो, ये डायरेक्टरी को रिमूव कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर रिमूव करो, ये बोल रहा हूँ। तो आप लोग आज से ध्यान में दोगे, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी। मैं जब भी डायरेक्टरी का बात करूंगा तो फोल्डर को आप एग्जामिशन कर लेना। देन नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी विंडोज में एडमिन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, सिक्योरिटी पर्पस, फायरवॉल अनेबल डिसेबलिंग, सॉफ्टवेयर को डिलीट करना, पासवर्ड रखना, पासवर्ड को डिलीट करना, यूजर को मेंटेनेंस करना, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रिंटर, डिवाइसेस, डिवाइस पॉलिसी, डिस्क मैनेजमेंट, सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रिंटर, एसेट डिवाइस, ये सब कुछ होता है, वो सब करता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके जिसको आप लोग बोलते हो कंट्रोल पैनल, उसके थ्रू सब कुछ होता है। और वैसा ही सेम एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स में भी होता है, उसको बोलते हैं रूट यूजर, उसको बोलते हैं रूट यूजर। रूट यूजर के थ्रू मेन परमिशंस जो भी होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जो परमिशन लगता है, वो सारे परमिशन रूट यूजर ही देख सकता है, क्योंकि रूट यूजर के पास ही एडमिन का पूरा परमिशंस होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो विंडोज में होते हैं, वो लिनक्स में अगर देखेंगे तो उसको रूट यूजर बोलते हैं। देन सेम विंडोज में भी फाइल्स होते हैं, जैसे कि हमने कल देखा index.html, sample.txt, ये फाइल्स हमने देखी। तो वैसे ही फाइल्स हम लोग लिनक्स में भी क्रिएट करते हैं, उसको भी सेम फाइल्स ही बोलते हैं। इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी, इसमें भी हम फाइल्स ही बोलेंगे और इसमें भी हम लोग फाइल्स ही बोलेंगे। देन नेक्स्ट वन, विंडोज। विंडोज में सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। चलो अभी मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मोबाइल स्टोर मुझे इंस्टॉल करना है। देन नेक्स्ट वन, मुझे पुट्टी इंस्टॉल करना है। देन नेक्स्ट, ये सब मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे अभी एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मतलब जो भी हमने इंस्टॉल करने पड़ते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं विंडोज में। और सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर अगर आपको लिनक्स में चाहिए तो उसको बोलते हैं पैकेज। उसको क्या बोलते हैं, पैकेज। मतलब अभी अगर मैं बोलूंगा चलो पैकेज इंस्टॉल कर लो, ये पैकेज को रिमूव कर लो, ये पैकेज हमें नहीं चाहिए, इसको निकाल दो, इसको कॉपी कर, ये पैकेज कॉपी करके कोई और डायरेक्टरी में रख दो,
तो मतलब जहाँ पे हम पैकेज बोल रहे हो तो वो बनेगा सॉफ्टवेयर। तो ये सारी थिंग आपको रट्टा मारनी है या फिर दिमाग में कर लो, आप एकदम फिट कर लो। पैकेज बोलूंगा तब मत बोल, एग्जीक्यूशन कर लेना कि मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट वन, विंडोज में हम लोग देखो जैसे कि व्हाट्सएप को अपडेट करना है, एंड्रॉइड को अपडेट करना है, वो पुराना हो गया है उसको अपडेट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन, कोई अगर सॉफ्टवेयर एक लो वर्जन हो गया तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो उसको विंडोज में जो भी हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं उसको बोलते हैं अपडेट। और सेम थिंग लिनक्स में भी जब हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं पैचिंग। तो मैं अगर पूछूंगा आपको बोलूंगा चल इसका पैचिंग कर दें, इसका आपको पैचिंग करना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर होगा नहीं। तो पैचिंग करना मतलब क्या, अपडेशन। आप लोग लिनक्स में जो कोई भी अपडेशन करोगे उसको बोलेंगे हम लोग पैचिंग करना। देन ये हायरार्कीज है विंडोज एंड लिनक्स का, ये है हायरार्कीज विंडोज एंड लिनक्स का। जैसे कि कल हमने जो वर्चुअल मशीन बनाया था विंडोज का, उसमें बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव लोकल डिस्क ये था। तो बाय डिफॉल्ट पार्टीशन पहले से सी का बनता ही है। ओके, वैसे ही लिनक्स में स्लैश, लिनक्स में स्लैश इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, या जो यहाँ पे जो दिखिए ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अभी देखो फॉरवर्ड, ये स्लैश में ज्यादातर सब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फॉरवर्ड किसको बोलते हैं और बैकवर्ड किसको बोलते हैं। अगर कोई एक स्लैश आगे की तरफ झुकी है, एक स्लैश मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ झुकी है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। एंड वो बैकवर्ड साइड झुकी है तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो आप ऐसा ये कंसेप्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको पता होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो आप वैसा कंसिडर करो। तो मतलब क्या, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, उसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं। मैं रिपीट करो फिर से, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ये होता है टॉप लेवल डायरेक्टरी इन लिनक्स। सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ये होती है टॉप लेवल डायरेक्टरी इन लिनक्स। मतलब जो काम विंडोज में सी का होता है वैसे यहाँ पे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, अभी विंडोज के फॉरवर्ड सी में लोकल डिस्क सी में क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, पीएफएक्स फाइल, यूजर फाइल, प्रीफॉक्स फाइल, प्रोग्राम दे मानी टेम्पररी फाइल, विंडोज के फाइल हमने कल देखे, सर्वर के फाइल, ऐसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो फोल्डर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली वहां पे पुट हो जाते हैं। तो वैसे इंपॉर्टेंट फोल्डर वो बाय डिफॉल्ट पार्टीशन में आ जाते हैं। वैसे ही लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश टॉप लेवल डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश को क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डायरेक्टरी। टॉप लेवल डायरेक्टरी में कौन से फोल्डर होते हैं, डायरेक्टरी होती है स्लैश रूट, स्लैश बूट, स्लैश यूजर, स्लैश एटीसी, स्लैश बिन, ये सारे उसमें डायरेक्टरी होती है। एक स्टूडेंट को कुछ लास्ट मंथ में क्वेश्चन नहीं, एक नहीं मैक्सिमम 6 to 7 स्टूडेंट्स को लास्ट मंथ में इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा था कि लाइनक्स के टॉप डायरेक्टरी में कौन से फोल्डर्स होते हैं। तो उसने क्या बताया कि उसने बोला कि उसने कुछ अलग ही बताया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिनक्स के टॉप लेवल डायरेक्टरी में कौन से फोल्डर्स होते हैं। तो वहां पे आपको बताना आना चाहिए कि रूट, बूट, यूजर, एटीसी, यूजर, ओपीटी, बिन, एसबीएन, ये फोल्डर्स होते हैं। तो ये फोल्डर्स करते क्या है एक्चुअली, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश रूट, मतलब क्या आता है, ये होम ऑफ रूट यूजर, जो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। तो लिनक्स लाइनक्स का अगर आपको रूट यूजर फाइंड करना है तो स्लैश रूट आप देखोगे तो वो आपका बनेगा रूट यूजर। नेक्स्ट वन स्लैश होम, स्लैश होम क्या, होम से आपको पता चल रहा है कि ये होम डायरेक्टरी करके सारे यूजर्स का होम डायरेक्टरी स्लैश होम करके मेंशन होगा। देन नेक्स्ट वन है स्लैश बूट, स्लैश बूट के बूट इसमें क्या मेंशन होता है कि स्लैश बूट इट्स अ डायरेक्टरी टू कंटेन ऑल बूटेबल फाइल्स फॉर लिनक्स। मतलब लिनक्स के लिए जितना भी बूटेबल फाइल्स लगता है वो सारे फाइल्स ये बूट फोल्डर में स्टोर हो जाता है। देन नेक्स्ट वन है स्लैश ईटीसी, स्लैश ईटीसी का मीनिंग क्या है, स्टोर्ड एंड कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब
जितने भी लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स है वो सारे फाइल्स ईटीसी फोल्डर में स्टोर होते हैं। जैसे कि नेटवर्किंग फाइल हो गया, रैम का फाइल हो गया, हार्डवेयर रिलेटेड फाइल हो गया। तो ये ऐसे फाइल्स जो है वो ईटीसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं, आपको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट वन है स्लैश यूजर, यूएसआर। यहाँ पे यूजर हम लोग उसका स्पेलिंग यूएसआर लिखेंगे, यूएसईआर नहीं। एक्चुअली यूजर का स्पेलिंग यूएसईआर है, लेकिन लाइनक्स के फोल्डर में उसका स्पेलिंग यूएसआर है। अगर आपने यूएसईआर लिखा तो डायरेक्टरी नॉट फाउंड करके आ जाएगा, सिंटैक्स मिसमैच करके आ जाएगा, तो आपको यूएसआर ही लिखना पड़ेगा। यूएसआर को यूजर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करने हैं या चाहिए, या बाय डिफॉल्ट जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे वो सारे यूएसआर यूजर के फोल्डर में हो जाएंगे। देन नेक्स्ट वन स्लैश ओपीटी। स्लैश ओपीटी मतलब क्या? ओपीटी इज नथिंग बट एज अ ऑप्शनल। ओपीटी इज नथिंग बट एज अ ऑप्शनल। अभी ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज आपको चाहिए तो ये फोल्डर में वो स्टोर हो जाएंगे। The next one is slash bin. bin is nothing but as a binary. Nothing but as a binary. मतलब यहाँ पे क्या होता है? It contains commands used by user as well as your root. मतलब user और root ये दोनों भी जो भी कमांड्स यूज करेंगे वो सारे कमांड्स ये बाय बिन फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट वन है स्लैश एसबीएन। ये रूट के जैसा ही इसको हम एक्सेस करते हैं। तो नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट है ये लिनक्स का। लिनक्स के कुछ ये फोल्डर्स होते हैं, इसमें से हमें कुछ एक्सेस तो नहीं करने हैं या फिर आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नॉलेज के आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम पूछते हैं कि ईटीसी फोल्डर में क्या होता है। तो रैम, नेटवर्क रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो होते हैं। यूजर में बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। बूट में रूट का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग खाली रूट का यूज करते हैं। स्लैश रूट, स्लैश रूट के थ्रू हम लोग इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ये फोल्डर्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट वो है, अनम्यूट माइक कीजिए, किसी का माइक म्यूट ऑन होगा तो। नेक्स्ट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्शन। ठीक है, कल हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया विंडोज का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके हमने जो इंस्टेंस को क्रिएट किया, वो इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए लोकल मशीन में आपके पास आरडीपी होना चाहिए। ठीक है, रिपीट वंस अगेन, हमने जो कल विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज एएमआई का जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, वो इंस्टेंस को लोकल मशीन से एक्सेस करने के लिए आपके पास लोकल मशीन में आरडीपी क्लाइंट होना चाहिए। और आरडीपी क्लाइंट होने के बाद EC2 के सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप में आरडीपी पोर्ट 3389 ओपन होना चाहिए। अगर वो पोर्ट ओपन होगा नहीं तो आपका आरडीपी पोर्ट चलेगा नहीं, आरडीपी क्लाइंट आपका चलेगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फाउंड अनफाउंड या फिर फेलियर एरर करके ऐसा आएगा। तो ये कैटेगरीज है विंडोज के इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि ये है EC2 क्लाइंट, मतलब आपका EC2 मशीन, और ये लोकल मशीन पे जो आरडीपी क्लाइंट है वो, इन दोनों का कम्युनिकेशन एक्सेसिंग कैसे होगा? आरडीपी पोर्ट 3389 के थ्रू ही होगा। तो ये तो होगा लिनक्स, ये तो होगा विंडोज का। विंडोज का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, कनेक्शन किया, एक्सेस किया, ट्रैफिक कॉल आउट किया, बाद में ईबीएस को अटैच किया, निकाल दिया, अटैच किया, निकाल दिया, रख दिया, छोड़ दिया, ये सब कुछ हमने किया आरडीपी पोर्ट 3389 के थ्रू। अगर ये वहां पे ओपन नहीं होता तो आप लोग कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये अभी प्रोसेस जो हमने विंडोज EC2 इंस्टेंस के साथ की, वो प्रोसेस मुझे लिनक्स के साथ करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास आपके लोकल मशीन में SSH क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी आपका कल के लिए टास्क क्या होगा? आप लोग मोबा एक्सटर्म और पुट्टी, ये दोनों में से कोई भी या दोनों सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करके रखोगे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। मोबा एक्सटर्म और पुट्टी, रिपीट वंस अगेन, मोबा एक्सटर्म, MOBA, मोबा XTERM, टर्म।
मोबा एक्सटर्म और दूसरा है पुट्टी, PUTTY, पुट्टी। ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर हर एक कंपनी में यूज होता ही है, क्योंकि लाइनक्स के इंस्टेंस को या उबंटू के इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको आपके लोकल मशीन पे SSH क्लाइंट होना जरूरी है। तो उसके एग्जांपल है मोबा एक्सटर्म और पुट्टी। तो अभी ये EC2 मशीन तो हमने बनाया लिनक्स का, देन नेक्स्ट वन SSH क्लाइंट को भी हमने इंस्टॉल कर लिया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन इन दोनों में कम्युनिकेशन होगा कैसे? इन दोनों में कम्युनिकेशन को होने के लिए आपको आपके लिनक्स के EC2 इंस्टेंस के